हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे आर्कटिक काउंसिल के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्कटिक काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट के मेन मोटिव की, तो मेन मोटिव यही है, आर्कटिक रीजन को बेटर वे में प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करने के लिए इस आर्कटिक काउंसिल है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अगर हम आर्कटिक काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट से पहले का जो बैकग्राउंड है उसको एक बार देखने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स 1991 के समय में एक आर्कटिक काउंसिल का जो रीजन है, इसी रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो 8 इसके जो कोर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा एक स्ट्रेटजी को लॉन्च किया गया था, जिसे हम आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी के रूप से जानते हैं। जो टोटल 8 कंट्रीज हैं उनके द्वारा इस स्ट्रेटजी को लॉन्च किया गया। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि जो 1996 का जो समय है, उस समय में कनाडा के अंदर एक जगह है ओटावा के अंदर एक डिक्लेरेशन साइन किया जाता है, जिसे हम ओटावा डिक्लेरेशन के रूप से जानते हैं। उस ओटावा डिक्लेरेशन के अंदर बात किया गया कि एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल फोरम है उसको बनाया जाए, जिसके थ्रू आर्कटिक रीजन के अंदर जो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके, जो आर्कटिक स्टेट्स हैं उनके बीच में। इसके अलावा जो आर्कटिक की जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं, जो आर्कटिक के इनहेबिटेंट्स हैं, उनके बीच में जो कॉमन आर्कटिक इश्यूज़ हैं उनको डील किया जा सके। जैसे आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो क्लाइमेट चेंज है वो भी एक वहाँ पे इश्यू है। इसके अलावा और भी आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं आर्कटिक रीजन के अंदर में, तो उनको डील करने के लिए जो कॉमन वहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको डील करने के लिए भी यहाँ पे ऐसा एक जो काउंसिल है उसकी इम्पोर्टेंट फील हुई, तो उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1996 के समय में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ या ऑन द बेस ऑन द ओटावा डिक्लेरेशन। तो आर्कटिक काउंसिल जो है एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है और मेन काम वही है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना है आर्कटिक स्टेट्स के अंदर में। अगर स्टूडेंट्स हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो 8 कोर मेंबर्स हैं, जो परमानेंट इसके मेंबर हैं आर्कटिक काउंसिल के, उन 8 कोर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है, एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कनाडा है और रसिया है। ये 3 कंट्रीज़ के साथ में 5 कंट्री और हैं जिनको याद रखने का एक निमोनिक है, आप फाइंड्स के नाम से इसको याद कर सकते हो। आप देखिए कि यहाँ से ऐप से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्वीडन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेनमार्क है, डेनमार्क के द्वारा ही यहाँ पे जो ग्रीनलैंड का जो रीजन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर्कटिक काउंसिल के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखने का जो तरीका है वो आपको याद होना चाहिए। ये 8 कोर मेंबर्स कंट्रीज़, आप देखिए कि यूएसए एक बिग पावर है, यूएसए का जो राइवल है वो आपको रशिया देखने के लिए मिलता है, और कनाडा वहाँ पे जो एरिया है वो शेयर करता है। इसके साथ ही इन 5 कंट्रीज़ को आप याद रखिए, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक काउंसिल का जो सेक्रेटरीट है वो ट्रोम्सो नॉर्वे के अंदर सिचुएटेड है, और 2013 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था ट्रोम्सो नॉर्वे के अंदर आर्कटिक काउंसिल के सेक्रेटरीट को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस काउंसिल के अंदर अदर देन द परमानेंट मेंबर्स और भी काफ़ी सारे जो लोग हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, जिसके अंदर आपको ऑब्जर्वर स्टेटस के जो नॉन आर्कटिक स्टेट्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि इंडिया को जो प्रेजेंट समय में जो नॉन आर्कटिक स्टेट होने की वजह से ऑब्जर्वर स्टेटस है वो दिया गया था 2013 के समय में, और 2018 के समय में इसको रिन्यू भी किया गया है, इंडिया का जो ऑब्जर्वर स्टेटस है उसको आर्कटिक काउंसिल के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो स्टेटस है वो यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी स्टेटस है नॉन आर्कटिक स्टेट होने की वजह से आर्कटिक काउंसिल के अंदर में। इंडिया के साथ ही और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप देखिए कि चाइना है, चाइना को भी यहाँ पे जो ऑब्जर्वर स्टेटस है वो दिया गया है आर्कटिक काउंसिल के रीजन में ना गिरने की वजह से, जो नॉन आर्कटिक स्टेट होने की वजह से। अगर हम बात करें कि आर्कटिक के रीजन के अंदर में इंडिया के जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उनके बारे में, तो स्टूडेंट्स इंडिया का जो आर्कटिक रीजन के साथ में जो कनेक्शन है काफ़ी पुराना आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए 1920 के समय में जो स्वेलबर्ड ट्रीटी है वो साइन की गई थी, तो उस समय भी इंडिया उसका मेंबर रहा था, जो पेरिस के अंदर साइन की गई थी 1920 के समय में। आप देखिए कि स्वेलबर्ड नाम की ही वो जगह है जहाँ पे इंटरनेशनल जो सीड वॉलेट है वो सिचुएटेड है, जिसको सीड बैंक के रूप से भी जानते हैं।
इसके अलावा आप देखें कि 2007 के समय में इंडिया के द्वारा जो साइंटिफिक एक्सपीडिशन है उसे लॉन्च किया गया आर्कटिक रीजन के अंदर ही, और हिमाद्री नाम का जो हमारा रिसर्च बेस है जो आर्कटिक के अंदर सिचुएटेड है, इंड आर्क नाम से एक मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेटरी है उसे भी इंडिया के द्वारा वहाँ पे लॉन्च किया गया है। इंड आर्क नाम से वहाँ पे आपको मल्टी सेक्टर जो ऑब्जर्वेटरी है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। हमारे कोऑर्डिनेशन करने के लिए इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में आता है। नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये आर्कटिक काउंसिल के रिगार्डिंग में था। 8 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। सेक्रेटरीट ट्रोम्सो नॉर्वे के अंदर है। इंडिया नॉन आर्कटिक स्टेट होने की वजह से ऑब्जर्वेटरी स्टेटस है वो दिया गया है। इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि अंटार्कटिक का जो रीजन है, अंटार्कटिक भी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था। अंटार्कटिक बिल जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट करने की वजह से पार्लियामेंट के अंदर, तो वहाँ पे इंडिया के जो रिसर्च बेस हैं उनके बारे में आप बताना। जो आपको दक्षिण गंगोत्री और जो दूसरे जो रिसर्च बेस हैं उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम आपको अपडेट करते रहेंगे कंटिन्यू हर एक टॉपिक से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।